प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कैसे आप? मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अभिजीत, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे राहु महादशा के बारे में। इस वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे कि वो कौन से टेक्निक्स है, वो कौन से पैटर्न्स है और वो कौन सी चेकलिस्ट है जिसके माध्यम से आप राहु महादशा को बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं और बेहतर प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं। तो चलिए आज कुछ सीखते हैं ज्योतिष के बारे में। अच्छा, तो हाँ, दूसरा ये है कि ये वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि हम इससे थ्योरी भी देखेंगे और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे अलग अलग कुंडलियों के माध्यम से। तो अंत तक बने रहिए। मेन पॉइंट है राहु महादशा आज का, और जो सब पॉइंट्स है वो देखिए अबाउट द राहु, फिर बोल्ड पॉइंट्स को देखेंगे, फिर हम दशा पैटर्न्स को जानेंगे, फिर कॉम्बिनेशंस को देखेंगे कि वो कौन से कॉम्बिनेशन है जिसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, फिर चेकलिस्ट, दशा चेकलिस्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर इसे आप जान पाएंगे तो बहुत सारे टेक्निक्स को जान पाएंगे आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट द राहु। राहु क्या है? राहु को जानना क्यों आवश्यक है? देखिए, इस दुनिया में, इस कली काल में अगर किसी का जादू है तो वो है राहु का। क्योंकि हर एक चीज राहु से प्रभावित है। हर एक जो ह्यूमन बीइंग है वो कहीं ना कहीं तो राहु के माध्यम से प्रभावित है, क्योंकि राहु ग्लैमर है। किसी चीज के लिए पागल होना, इल्यूजन में रहना, तो हर एक कोई इल्यूजन में है। आखिर सत्य क्या है, समाधान किसमें है, वह हर कोई नहीं जानना चाहता। हर एक कोई व्यक्ति पैसों के पीछे इल्यूजन की तरफ भाग रहा है। तो यह राहु का ही कार्य है। तो राहु किसी चीज में आपको उलझा के रखता है और सत्य से आपको अलग करता है और हमेशा ही भ्रम में रखने की कोशिश में लगा रहता है। तो जो ग्लैमरस वर्ल्ड है, जैसे कि बॉलीवुड हो, नशीली पदार्थ है, ड्रग्स हो, तो ये सब चीजें जो है वो राहु के अंडर ही आती है। हालांकि राहु शार्प माइंडेड अवश्य ही है, लेकिन उसमें चीटिंग भरी हुई है, इथिकलेस है। यानी कि किसी चीज को चाहे किसी भी परिस्थिति में पाना, इथिकलेस से भी तत्वहीनता राहु में है। लेकिन बड़े बड़े सपने देखना और उन सपनों को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहना, यह भी राहु का गुण है। और राहु को लीडर ऑफ डेमन भी कहा जाता है, इसलिए उसमें डेमन लीडरशिप की क्वालिटीज अवश्य ही होती है। दूसरा, राहु को अधूरे पेट, यानी कि जिसका पेट भरा नहीं, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी जो अधूरा रहता है, यानी कि लालसा रहती है, वो है राहु। तो इसलिए राहु जुपिटर, जो हम चांडाल योग कहते हैं, उसमें आप देखेंगे इन लोगों को ज्ञान लालसा रहती है। वो हम आगे भी देखेंगे, अवश्य ही जानेंगे। और जो दिखने में अच्छा तो है, बड़ा है, लंबा है, लेकिन मायावी है, वो राहु का गुण होता है। तो इस प्रकार से राहु कार्य करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात राहु की यह है कि राहु के मतलब कि राहु के वजह से सूर्य और चंद्रमा थर थर कांपने लगते हैं। इसलिए राहु को सूर्य और चंद्रमा को डिस्टर्ब करने वाला प्लैनेट्स भी कहा जाता है, और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बहुत बार देखने को मिलता भी है। दूसरा यह है कि राहु नेम, फेम और पोजीशन अवश्य ही प्रदान करता है। अगर आपको राहु का जानना है ना, तो आजकल के पॉलिटिक्स को आप देखिए, सही ढंग से आप जान पाएंगे। इथिकलेस पॉलिटिक्स चलता है। जो चीज कल कही है आज वो लोग करते हैं या नहीं करते हैं। बॉलीवुड को देखिए, ग्लैमरस वर्ल्ड को देखिए, किसी डांस बार में जाइए या फिर किसी बार में जाइए जहां पर शराब मिलती है, वो जो वातावरण है वो राहु का है। और हाँ, एक बात को याद रखिए, जो इस कली काल में जो कली काम करता है ना, वो राहु के माध्यम से ही करता है। इसलिए राहु को ठीक तरीके से समझिए। राहु अच्छा भी है, अगर कुंडली में अच्छा है तो नेम, फेम, पोजीशन, ऑथोरिटी, ये भी चीजें प्रदान करता है। लेकिन कहीं ना कहीं तो इथिक लेस हो जाना, ये गुण भी राहु का है। दूसरा, राहु डीप अटैचमेंट है, किसी चीज में डीप इन्वॉल्व होना। इसलिए अगर पंचम भाव में राहु है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं तो प्रेम में
पागल हो जाता है, क्योंकि डीप अटैचमेंट। अगर दशम भाव में है तो करियर में डीप अटैचमेंट हो जाती है। और राहु को प्रोपोगंडा फैलाने वाला भी कहा जाता है, यानी कि जो दूसरों के बारे में गलत चीज फैलाता है वो राहु का गुण है। तो ये सब चीजें हैं, तो बेसिकली ये जाने, क्योंकि राहु को समझना भी आवश्यक है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो दशा के लिए महत्वपूर्ण है, बोल्ड पॉइंट्स। तो आखिर बोल्ड पॉइंट्स कौन से हैं? सडन इवेंट ट्रिगर, यानी कि जब भी राहु की दशा आती है, चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, चाहे प्रत्यंतर दशा हो या सूक्ष्म दशा हो, इवेंट ट्रिगर सडन क्विकली इवेंट ट्रिगर होते हैं। किस प्रकार से वो आगे देखेंगे। दूसरा बोल्ड पॉइंट से दशा के लिए, दशा ऑफ राहुस डिस्पोजिटर, यानी कि राहु जिस भी राशि में बैठा है उस राशि का लॉर्ड डिस्पोजिटर की महादशा भी या अंतरदशा भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है, ये भी हम देखेंगे आगे। और दूसरा बोल्ड पॉइंट है एट फ्रॉम द राहु, और किसी भाव से राहु अष्टम भाव में होना, ये भी महत्वपूर्ण पैटर्न है या बोल्ड पॉइंट से इसे आपको देखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है दशा पैटर्न। देखिए ये जो दशा पैटर्न है ये आप अवश्य याद रखिए, आपको बहुत उपयोग में आएंगे। जैसे पहला पैटर्न है राहु वीनस। राहु वीनस को समझना बहुत ही टेढ़ी खीर है, यानी कि इसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अक्सर ये कहीं ना कहीं तो एस्ट्रोलॉजर को ही गुमराह कर देते हैं। इसलिए राहु और वीनस जब भी आए, यानी कि राहु की महादशा में वीनस की दशा, वीनस की महादशा में राहु के अंतरा अगर आए तो उस वक्त बड़ी गंभीरता से, सजगता से इसको एनालिसिस करना पड़ता है। इसके भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। नेक्स्ट है राहु, नेक्स्ट दशा पैटर्न है राहु सैटर्न और सैटर्न राहु। नेक्स्ट है राहु मार्स और मार्स राहु। ये दशा पैटर्न को भी आप याद रखिए, इसके एनालिसिस भी बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि ये स्ट्रगल देता है और व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं तो कुछ बोल्ड इवेंट अवश्य ही देता है। नेक्स्ट है राहु सन की दशा पैटर्न या राहु मून का पैटर्न, फिर सन राहु का पैटर्न या मून राहु का पैटर्न। ये भी व्यक्ति के जीवन में गंभीर इवेंट्स देते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं तो मानसिक जो उदासता, डिप्रेशन, इमेज प्रॉब्लम, किसी चीज में मन ना लगना, ये सब चीजें होते हैं, या फेल्योर्स, और ऐसे फेल्योर्स जो समाज में या मानसिक तौर पर बड़ी ठेस पहुंचाते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है राहु जुपिटर राहु मरकरी। ये अच्छा पैटर्न है। राहु जुपिटर जो पैटर्न है ये डेफिनेटली मैंने अपने अनुभव से पाया कि अच्छा जाता है। राहु मरकरी भी अच्छा है, लेकिन वो पोजीशन या चेकलिस्ट देखने के बाद ही पता चलता है। ओवरऑल अगर देखा जाए, मुझे पूछा जाए मेरे अनुभव से, तो राहु की दशा को एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपको चेकलिस्ट पे देखना पड़ता है। लेकिन बहुत से जगहों पर राहु की दशा कहीं ना कहीं तो गड़बड़ अवश्य ही करती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस को आपको किस तरीके से देखना है? देखिए हम यहाँ पे थ्योरी देख रहे हैं, इसका हम इंप्लीमेंटेशन अवश्य ही देखेंगे। राहु इन ट्राइन और कोना 3, 6, 10, 11, यानी कि इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। राहु अगर ट्राइन में है या केंद्र में है, यानी कि प्रथम भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, और मेरे अनुभव से, और फिर उपच्छेद भाव में, यानी कि 3, 6, 10, 11 भाव में है, और वो भी कोना लॉर्ड के साथ है, यानी कि लग्न लॉर्ड के साथ, या फिर पंचम भाव के साथ, पंचम लॉर्ड के साथ, या 9th लॉर्ड के साथ, अगर इन भाव में है तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन इसे चेकलिस्ट पे देखना पड़ता है, वो देखेंगे। तो ये कॉम्बिनेशंस याद रखिए, ये बहुत बार देखा गया कि अच्छा कॉम्बिनेशंस होता है। नेक्स्ट है राहु मार्स कॉम्बिनेशन, राहु सैटर्न कॉम्बिनेशन और राहु सन का अगर ये कंजंक्शन में है तो बड़ी सावधानी से इसका एनालिसिस करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है दशा चेकलिस्ट, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसे समझिए कि किस प्रकार से राहु की महादशा का एनालिसिस करना है।
पहले तो कारक यानी कि राहु किसका कारक है ये समझिए, जो पहले मैंने बताया। हाउस को देखना है, राहु किस हाउस में है, किस भाव में है उसे देखना है। फिर हाउस लॉर्ड को देखना है आपको। फिर नक्षत्र लॉर्ड को देखना है, राहु के नक्षत्र लॉर्ड को देखना है। फिर राहु के साथ होने वाले योग कंजंक्शन को देखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एस्पेक्ट को देखना है, राहु के ऊपर किसकी एस्पेक्ट है, क्या पॉजिटिव प्लैनेट है या नेगेटिव एस्पेक्ट है। ओके, देन नक्षत्र अंशा को देखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। और फिर भावात भावों को देखना है। इन चेक पॉइंट्स पे अगर आप राहु को एनालिसिस करते, स्क्रिप्ट एनालिसिस करते, तो बहुत अच्छा राइट प्रिडिक्शन, सही प्रिडिक्शंस निकालते हैं। एटलीस्ट आप कोई फंसोगे तो नहीं। ओके, और फिर हम चांडाल योग को भी देखेंगे, उसका इंपैक्ट चाइल्ड के ऊपर किस प्रकार से होता है। तो ये थे पॉइंट्स। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ, किस प्रकार से एनालिसिस करना है। यह प्रथम कुंडली, इस व्यक्ति को दशा, राहु की दशा आरंभ हुई है, देखिए लगभग 2013 से है और लगभग 2031 तक इसकी दशा है। ओके, तो इस कुंडली को समझिए। राहु चेकलिस्ट के माध्यम से अगर आप देखेंगे, मैं तो आपको चेकलिस्ट के माध्यम से पहले समझाता हूं एक, तो आप समझ जाएंगे। हाउस देखिए 10th हाउस में। ओके, राहु इज इन द 10th हाउस। आपको पॉइंटर के माध्यम से मैं यहां पर समझाता हूं। राहु 10th हाउस में है। ओके, फिर उसका लॉर्ड देखिए, यानी कि जो राशि लॉर्ड है, भाव लॉर्ड, वो है वीनस, और वीनस है 4th हाउस में। ओके, लेकिन राहु 10th हाउस है, यानी कि इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तो इवेंट अवश्य ही करियर के बारे में ज्यादातर अवश्य ही होगी। सेकेंड थिंग, वो कौन सी राशि में है वो देखना है। कौन सी राशि है? वृषभ, वृषभ राशि में, यानी कि फाइनेंस, करियर, बोलने की एबिलिटी, बोलने के बारे में भी इसमें इवेंट्स होने वाले हैं। ओके, देन जो राहु का लॉर्ड है वो देखिए डिस्पोजिटिव, वो है वीनस 4th हाउस में, तो घर, प्रॉपर्टी, मदर रिलेटेड भी इवेंट्स होने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो है नक्षत्र लॉर्ड। नक्षत्र लॉर्ड, तो राहु का नक्षत्र लॉर्ड को देखना है। राहु का नक्षत्र लॉर्ड है कृतिका, यानी कि कृतिका के नक्षत्र में तो सन, तो सन राहु का नक्षत्र लॉर्ड है, इसका मतलब लग्न भाव भी एक्टिवेट है। और दूसरा सन जो है वो सन सैटर्न कॉम्बिनेशन में है नक्षत्र लॉर्ड, और सन डेबिलेटेड है, यानी कि कहीं ना कहीं तो इस राहु में गौणता आएगी, यानी कि चीटिंग, राहु की जो नकारात्मक भाव है वो इंप्रूव होगी। चीटिंग, झूठ बोलना, झूठ फैलाना, किसी की बैक स्टैबिंग करना, यानी कि किसी के पीछे बातें करना, ये भी हो सकता है। दूसरा नेक्स्ट है कि अगर आप देखेंगे राहु लग्न लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं तो हेल्थ के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ट्रैवलिंग हो सकता है। तो इवेंट किस किस प्रकार से होंगे ये समझिए। सन सैटर्न कॉम्बिनेशन से तो करियर में कहीं ना कहीं तो दिक्कतें आएगी, बिजनेस में दिक्कतें आ सकती है, इस प्रकार से आप समझेंगे। नेक्स्ट है नक्षत्र लॉर्ड हो गए। योगा कंजंक्शन को देखिए, राहु के साथ कोई योग तो नहीं बन रहा है यहां पर। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर, राहु का डिस्पोजिटर वीनस केतु के साथ है, वीनस केतु के कंजंक्शन में, यानी कि कहीं ना कहीं तो राहु को ब्लॉकेज लगने वाले हैं, क्योंकि यहां पर केतु वीनस कॉम्बिनेशन, राहु का डिस्पोजिटर वीनस केतु के साथ ब्लॉकेज लगेंगे राहु, यानी कि इस दशा बड़ी तेजी से आगे नहीं बढ़ी, हर चीज में कट कट, यानी कि ब्लॉक ब्लॉक लगेगा। थोड़ा काम हुआ फिर डिस्टर्ब होगा, फिर आगे बढ़ेगा फिर डिस्टर्ब होगा, ये पैटर्न रहेगा। राहु के साथ योग कौन से है? कोई योग खास तौर नहीं बन रहा है, कंजंक्शन नहीं है। फिर एस्पेक्ट को देखिए, तो राहु के ऊपर भी कोई एस्पेक्ट नहीं, बस वीनस का है जो कि 10th लॉर्ड है, ठीक है। तो वीनस का है तो करियर रिलेटेड ही एक्टिविटीज ज्यादा रहेगी। फिर नक्षत्रांशा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो राहु का नक्षत्रांशा है वो है सैटर्न, यानी कि, और जो सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड है
वो है विशाखा। ओके, तो नक्षत्रांश से ये पता चलता है कि करियर रिलेटेड, क्योंकि सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन, तो करियर रिलेटेड दिक्कत आएगी इस दशा में। ट्रैवलिंग होगा, अलग अलग जगह पर घूमना हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड, कहीं दूर क्षेत्र में जाकर काम करना पड़ता है। और दूसरा, अच्छा बिजनेस तो होगा लेकिन स्ट्रगल भी होगा, क्योंकि सन सैटर्न कॉम्बिनेशन, सन मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन, कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, इस कुछ इवेंट्स अवश्य ही हो सकते हैं। दूसरा, सिबलिंग्स के रिलेटेड इवेंट अवश्य ही होंगे। सैटर्न सन कंजंक्शन है तो फादर के रिलेटेड इश्यूज अवश्य ही ट्रिगर हो सकते हैं। ओके, ये है। और दूसरा, सैटर्न का जो नक्षत्र है जुपिटर 5th हाउस में है, तो पूर्व पुण्य भी, पूर्व पुण्य के कारण कुछ ना कुछ तो चीजें अवश्य ही घटित होगी। और दूसरा जो है वो चाइल्ड रिलेटेड इवेंट ट्रिगर हो गए, एजुकेशन रिलेटेड या कुछ सीखना इस व्यक्ति से अवश्य ही हो सकता है। तो इस प्रकार से आप एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है भावात भाव को भी देखना चाहिए कि राहु आखिर कौन से भाव से अष्टम है। तृतीय भाव से अष्टम है, यानी कि सिबलिंग रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो गए, ट्रैवलिंग रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो गए, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी डिसीजंस में कोई डेयरिंग करना इस व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। ओके, दूसरा, राहु से अष्टम में कौन से प्लैनेट से, जुपिटर मार्स। ओके, तो कहीं ना कहीं तो जुपिटर जो है वो 5th लॉर्ड है, तो एजुकेशन में चाइल्ड रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। और मार्स जो है वो कहीं ना कहीं तो डेयरिंग या एग्रेशन दिखाता है, तो एग्रेशन के कारण भी इसको दिक्कत आ सकती है और इस व्यक्ति का एग्रेशन भी बढ़ सकता है। मून है तो एंजाइटी रह सकती है, तो ये भी आप अवश्य ही देखिए। ओके, ये टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आपको एनालिसिस करना है। फिर आप D60 को भी देखिए। D60 अगर आप देखेंगे तो राहु 2nd भाव में है और वो भी सैगिटेरियस में, यानी कि वो जो डेबिलेटेड राशि में है, डेबिलेटेड है। तो फाइनेंस रिलेटेड आप इंटरलिंक कीजिए लग्न कुंडली और D60, तो फाइनेंस रिलेटेड करियर में प्रॉब्लम्स आएगी। जो भी ये व्यक्ति बिजनेस करेगा या करियर करेगा या जॉब करेगा, उसमें फाइनेंस रिलेटेड दिक्कत अवश्य आएगी। बोलने के कारण भी इस व्यक्ति को दिक्कत आ सकती है। ओके, तो ये चीजें याद रखिए और किस प्रकार से D60 को भी देखना है वो भी याद रखिए। दूसरा, राहु D60 में कौन सी राशि है, धनु राशि में, यानी कि 9th लॉर्ड भी एक्टिवेट होगा, क्षमा चाहता हूं, 9th हाउस भी एक्टिवेट होगा लग्न कुंडली में। ओके, तो लक भी इस व्यक्ति को दिक्कत देगा। ओके, तो बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करना पड़ता है आप। तो ये हो गई प्रथम कुंडली, इसको समझिए अच्छी तरीके से। तो आखिर हुआ क्या, तो हुआ ये कि इस व्यक्ति को जब राहु की दशा आरंभ हुई तो करियर में दिक्कत आना शुरू हो गए। तो ये बहुत ही अच्छा इसकी एजुकेशन है, लेकिन फिर भी करियर में दिक्कत है, जॉब सही तरीके से ना मिलना, टाइम वेस्ट होना, जॉब मिली तो भी अच्छी पेमेंट ना मिलना, फिर बिजनेस में इन्वॉल्व होना, बिजनेस अच्छा चला लेकिन बिजनेस में दिक्कत आई, फाइनेंशियल इश्यूज आए, फिर अच्छा फाइनेंस मिला तो माता को प्रॉब्लम्स हुआ। देखिए राहु का डिस्पोजिटर 4th हाउस में, फैमिली एनवायरनमेंट में दिक्कत होनी शुरुआत हुई, इस प्रकार से हुई। नेक्स्ट कुंडली की तरफ चलते हैं हम। ये देखिए कुंडली, इस व्यक्ति को राहु की जो अंतरदशा है वो थी मार्स की, मैं स्पेशल यहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। मार्स में राहु के अंतर 2022 में, 2022 में, पूरा लगभग 2022 राहु के अंतरदशा में चले गए। तो राहु की मार्स की महादशा और राहु की अंतरदशा, ये पैटर्न। और जो मैंने पहले आपको कहा है कि मार्स राहु पैटर्न, यानी कि मार्स की महादशा में राहु के अंतरा और राहु की महादशा में मार्स के अंतरा, ये ठीक नहीं जाते, ये कॉम्बिनेशन सही नहीं, इसमें गड़बड़ अवश्य होती। तो पहले देखिए, एनालिसिस करिए हमारे पैटर्न चेकलिस्ट के माध्यम से। राहु
कारक तो है सभी चीजों का, अष्टम भाव में है। ओके, हाउसेस अष्टम भाव में, तो डेफिनेटली स्ट्रगल है, संघर्ष है, चीटिंग है, अचानक से कोई प्रॉब्लम्स खड़े हो जाना, सडन इवेंट होना, ये तो अवश्य ही होगा। दूसरा, राशि देखिए सैगिटेरियस राशि में, तो लक को भी दिक्कत आएगी, मिसलीड होगा, क्योंकि सैगिटेरियस 9th हाउस की राशि, मिसगाइड होना, मिसलीड होना, और जो सीनियर्स है या जो अच्छे लोग इसे गाइड करते हैं गुरु के जैसे, उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा, उनकी बातें ना सुनना और लक साथ ना देना, ये होगा। दूसरा, डिस्पोजिटर देखिए जुपिटर 4th हाउस में, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज हो गए, जुपिटर एजुकेशन रिलेटेड है, चाइल्ड रिलेटेड है, 4th हाउस इज रिलेटेड टू मदर। ओके, प्रॉपर्टी रिलेटेड इवेंट अवश्य हो सकता है। दूसरा, राहु का नक्षत्र लॉर्ड है वीनस, तो वीनस भी 4th हाउस में है, लेकिन वीनस धन कारक है और वो मरकुरी के साथ कंजंक्शन में है। अगर आप देखेंगे वीनस रेट्रोग्रेड है। ओके, तो राहु का नक्षत्र लॉर्ड वीनस लग्न लॉर्ड है, यानी कि ब्रेन एक्टिवेट होगा, जो थिंकिंग पैटर्न है वो एक्टिवेट होगा। वीनस रेट्रोग्रेड है तो कहीं ना कहीं तो ये व्यक्ति अलग सोचेगा, अलग कुछ करने की सोचेगा, और टेढ़ा दिमाग चलना, ये इसमें अवश्य रहना। धन के बारे में टेढ़ा दिमाग चलेगा, क्योंकि वीनस धन का भी कारक है और ये मरकुरी के साथ कंजंक्शन में है। वीनस 0 डिग्री पर है और मरकुरी 29 डिग्री पर है, यानी कि इनका कंजंक्शन है। ओके, फिर आपको देखना क्या है, राहु के साथ कोई योग तो बन रहा है या नहीं, नहीं बन रहा है, कोई कंजंक्शन है, नहीं है, कोई एस्पेक्ट है, जुपिटर के एस्पेक्ट है, यानी कि 9th जो जुपिटर के एस्पेक्ट है वो 8th लॉर्ड के एस्पेक्ट है, यानी कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो ये 8th लॉर्ड का या 8th हाउस के कारकत्व को और बढ़ा रहा है, लेकिन सिक्योरिटी के साथ, यानी कि छुपा के चीजें करेगा और कहीं ऐसी चीजें जो सामान्य रूप से ये किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट, नक्षत्रांश, तो इस कुंडली में राहु का नक्षत्रांश है मरकरी, और मरकरी 2nd लॉर्ड है, यानी कि फाइनेंस रिलेटेड इवेंट अवश्य ही होंगे, श्योरली 100%। तो हुआ क्या इस दशा में, तो इस दशा में इस व्यक्ति के जीवन में फाइनेंस रिलेटेड बहुत ज्यादा दिक्कत है। इस व्यक्ति ने शेयर मार्केट में अपना पैसा गवा दिया, वो भी किसी व्यक्ति जो इस व्यक्ति ने खुद नहीं की, किसी और को पैसा दिया शेयर मार्केट में लगाने के लिए और वो भाग के चला गया, उसे लॉसेस हुए, वो व्यक्ति भाग गया। फिर इस व्यक्ति ने दूसरे लोगों से भी पैसा लिया था। तो 8th हाउस देखिए किस प्रकार से काम कर रहा है, और नक्षत्रांश मरकुरी पूरा यह घिर गया, फाइनेंस रिलेटेड दिक्कत आई। तो ये देखिए मार्स राहु पैटर्न। ओके, तो इस प्रकार से आपको देखना है अलग अलग तरीके से। अगर D60, हाँ D60 को भी एनालिसिस में लेना है, तो देखिए राहु D60 में जो है वो वृश्चिक राशि में है, और वृश्चिक राशि 8th हाउस की राशि है काल पुरुष कुंडली में, तो 8th हाउस भी एक्टिवेट फिर से हो गया। ओके, नेक्स्ट कुंडली की तरफ बढ़ते हैं हम। इस व्यक्ति को राहु की दशा लगभग 2009 से है 2027 तक। राहु 11th हाउस में है, लेकिन जो राहु का राहु 11th हाउस में, राहु का राशि लॉर्ड जो है जुपिटर, वो लगभग 12th हाउस में है। क्यों? क्योंकि जुपिटर 29 डिग्री पर है और जो भाव मध्य है वो भाव आरंभ, कुछ लोग भाव आरंभ कहते, कुछ लोग भाव मध्य कहते, वो 12th भाव का है 3 डिग्री पर, यानी कि कहीं ना कहीं तो जुपिटर 12th हाउस में गया है, क्योंकि 29 और 3 इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। इसलिए राहु का डिस्पोजिटर जुपिटर 11th हाउस में और 12th हाउस, ये दोनों को भी रिजल्ट देगा। दूसरा, राहु का जो नक्षत्र लॉर्ड है जुपिटर, वो भी 12th हाउस से कनेक्टेड है। ओके,
तो कहीं ना कहीं तो राहु की दशा आरंभ हुई, शुरुआत ठीक गई, लेकिन जब राहु में सैटर्न की दशा आई, राहु में सैटर्न की अंतरा आई, मैंने जो आपसे कहा था राहु सैटर्न पैटर्न, इस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, बहुत ज्यादा संघर्ष, बिजनेस में लॉस हुआ, सभी जगह से लॉस हुआ, और ये उभरना बहुत ही मुश्किल हो गया इस व्यक्ति के लिए। मरकुरी में ठीक ठाक रहा, राहु और वीनस में फिर से अपने जीवन में कम बैक कर पाया, लेकिन शुरुआती दिनों में, राहु वीनस के शुरुआती दिनों में लगभग 6 मंथ इसके लिए बहुत खराब गए। जो मैंने कहा ना, राहु वीनस का पैटर्न इतना आसान नहीं होता, और फिर उसके बाद सही तरीके से गए। तो राहु से वीनस 12th हाउस में, तो इनिशियली लॉसेस हुए, लेकिन फिर से कमबैक भी हुई। ओके, तो इस प्रकार से देखना पड़ता है। ये देखिए, इस कुंडली में आप देखिए, राहु इज इन द 6th हाउस, और राहु का जो नक्षत्र लॉर्ड है केतु 12th हाउस में है। तो ये व्यक्ति राहु की महादशा में जब इसको आरंभ हुई, फॉरेन रिलेटेड इवेंट ट्रिगर हुआ, और ये जॉब के लिए परदेश में चले गए। राहु का जो डिस्पोजिटर है जुपिटर, वो भी 7th हाउस में, 7th हाउस भी अच्छा होता है फॉरेन ट्रेवल के लिए। तो वाइफ के रिलेटेड भी इवेंट ट्रिगर हुए, लाइफ वाइफ का हेल्थ का इशू बहुत ट्रिगर हुआ। देखिए 7th हाउस से राहु 12th हाउस में, राहु का नक्षत्र लॉर्ड केतु 12th हाउस में है। ओके, तो फॉरेन में चले गए करियर के निमित्त। नेक्स्ट कुंडली को जानते हैं। ये कुंडली है जो पॉलिटिशियन है शरद पवार महाराष्ट्र के, इनके। तो इनका जो जो पॉलिटिकल राइज हुआ, ये राहु की महादशा में ही हुआ। तो देखिए राहु 11th हाउस में है, राहु का डिस्पोजिटर फर्स्ट हाउस में है, और ये चीज याद रखिए, राहु का डिस्पोजिटर कौन से प्लैनेट के साथ है ये देखना बहुत आवश्यक होता है। राहु का डिस्पोजिटर मरकरी सन के साथ है, पॉलिटिकल राइज, और सन 10th लॉर्ड है, पॉलिटिकल राइज, पॉलिटिक्स में बहुत आगे जा चुके ये। तो इस प्रकार से राहु का नक्षत्र लॉर्ड है, हस्त नक्षत्र होगा, यस हस्त नक्षत्र, यानी कि मून, और ये मून देखिए 9th लॉर्ड है, और जुपिटर और सैटर्न के साथ है। तो करियर में आगे चले गए। इस प्रकार से आपको देखना पड़ता है। नेक्स्ट कुंडली को लेते हैं हम। हाँ, ये देखिए, राहु मून और मर्क्यूरी 9th हाउस में है। तो जब इस व्यक्ति को राहु की अंतरा आई, मार्स में राहु की अंतरा, तब इस व्यक्ति ने भागकर शादी की, यानी कि बहुत बड़ा इशू हुआ था। तो देखिए राहु मून कंजंक्शन, तो मेंटली कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब होना, राहु मून और मरकुरी का कंजंक्शन, तो डेफिनेटली मून और मरकुरी का कंजंक्शन कहीं ना कोई तो मानसिक रूप से वीक करा देता है इंसान को। तो राहु और मून का कंजंक्शन देखिए, ऐसा डिसीजन लेना जो हित में नहीं है, 9th हाउस में, तो आउटकास्ट मैरिज, इस प्रकार से। नेक्स्ट कुंडली को देखते हैं हम। यहां पर देखिए राहु और मार्स एक साथ है, और इस व्यक्ति को मार्स की दशा भी बहुत खराब गई, और जब मार्स राहु की महादशा शुरू हुई तब, और दूसरा मार्च में जब राहु की अंतर आई तब बहुत खराब गई। क्यों, कैसे? देखिए यहां पर मार्स राहु का कंजंक्शन, ये फीमेल चार्ट है। तो इस व्यक्ति ने भी देखिए 3rd हाउस में मार्स राहु का कंजंक्शन बहुत ही ज्यादा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा, डेयरिंग, धैर्य देता है, और इस व्यक्ति ने भी आउटकास्ट शादी की, अलग तरीके से शादी की, लेकिन ये व्यक्ति फिर से वापस आई। वापस आने के बाद इसके जो हस्बैंड थे उसने डाइवोर्स देने से इनकार किया, और कोर्ट में जाकर ये कहा कि इस व्यक्ति से मेरी शादी हुई। ये बहुत बड़ा इशू होता। पैटर्न को देखिए, राहु को समझिए,
राहु का जो मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन है वो कौन सी राशि में है? वो लिब्रा साइन में है, इट्स 7th हाउस राशि। तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ता है, तो हर एक चीज को बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर राहु 12th हाउस में है, और जब राहु की दशा शुरू हुई तो इसके लॉसेस होना शुरुआत हुए। राहु सैटर्न के नक्षत्र में, सैटर्न अष्टम भाव में है, तो बहुत बड़ी दिक्कत हुई इस व्यक्ति को इस दशा में, बिजनेस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। तो इस प्रकार से आपको एनालिसिस करना पड़ता है। ये देखिए, यहां पर राहु 12th हाउस में है, और जो राहु का डिस्पोजिटर है मरकुरी सन के साथ है, ये भी पॉलिटिशियन की कुंडली है। और जब राहु की दशा आरंभ हुई तो इमेज के प्रॉब्लम्स या जो स्कैंडल्स थे या जो कुछ ऐसे इशू ट्रिगर हुए जिसके कारण इनके पॉलिटिकल करियर में बहुत दिक्कत आई। तो देखिए, राहु के ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट है, 12th हाउस में लॉस होना, इमेज का लॉस होना, करियर में लॉसेस होना, इस प्रकार से। ये देखिए मार्स राहु, यहां पर मार्स राहु, तो राहु की महादशा में इसके भाई को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। राहु मार्स पैटर्न सिबलिंग्स को बहुत तकलीफ देता है, एजुकेशन में भी तकलीफ आई, और लव रिलेशन में इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई राहु के अंतरा में, महादशा नहीं, राहु के अंतरा में। क्यों? क्योंकि राहु 5th हाउस में है, तो लव रिलेशन, जो लव रिलेटेड जो इश्यूज है वो ट्रिगर हुए, और जिस कारण इस व्यक्ति की इमेज को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुआ। तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ता है, हर एक चीज को एनालिसिस करना पड़ता है। अगर आप सही तरीके से एनालिसिस करेंगे, कौन से, इस प्रकार से ये चेकलिस्ट देखिए, और इस चेकलिस्ट के माध्यम से आप राहु की महादशा को समझे और अंतरदशा को समझे। देखिए, राहु और वीनस की जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को बड़ी गंभीरता से आप एनालिसिस कीजिए और इस चेक पॉइंट पे एनालिसिस कीजिए। दूसरा, राहु मून जो कंजंक्शन है या राहु मून कंजंक्शन है, अगर इसमें राहु की या मून की महादशा है तो डेफिनेटली मेंटल इश्यूज, टेंशंस और इमेज प्रॉब्लम्स हो जाती है। राहु सन में भी लगभग यही होता है, ये पैटर्न में। तो पैटर्न को समझिए और फिर उसके बाद एनालिसिस कीजिए, और जो ऊपर वाले कुछ पैटर्न्स है इन्हें हमेशा से याद रखिए, कॉम्बिनेशंस को याद रखिए, चेक पॉइंट्स को देखिए। और चांडाल योग के बारे में मैं आपको बताना चाहूं, राहु और जुपिटर ये जो कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे लोग इसे चांडाल योग कहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एस्पेक्ट में ये बहुत अच्छा होता है। इनिशियली स्ट्रगल देता है, लेकिन करियर में फाइनेंशियली ये अवश्य व्यक्ति को ग्रो करता है, लेकिन चिल्ड्रन के बारे में अवश्य ही दिक्कत करता है। और राहु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन अगर सैगिटेरियस या फिर जुपिटर यानी कि मीना राशि में है तो चाइल्ड को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और चाइल्ड के कारण इमेज की प्रॉब्लम्स भी बहुत होती है। और एक किस दशा में होता है? राहु की दशा में, खास तौर पर राहु, और राहु में जुपिटर की जब आते तो हमेशा से ही ये इवेंट ट्रिगर होता ही है। ओके, तो इस प्रकार से आपको एनालिसिस करना है और राहु को समझना है। जितना हो सके मैंने यहां पर समझा है। फर्स्ट 3 कुंडली इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसे डिटेल में समझाए, बाकी कुंडलियां आपके एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाई दे गई। तो इस प्रकार से था आज का विषय। फिर मिलते हैं किसी अच्छे विषय को लेकर। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।